हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जो जीएस का जो पोर्शन था उसके जो 25 क्वेश्चन शेष रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो 25 क्वेश्चन तो हम पहले सॉल्व कर चुके थे और अब 26वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू और जो चौथा ऑप्शन है वह है आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जबकि जो बी आर अम्बेडकर थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा जो जी बी कृपलानी थे वह मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे तथा जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे वह क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 5 जुलाई 1957 को, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 को, सी ऑप्शन है 14 नवंबर 1959 को और जो चौथा ऑप्शन है वह है 3 दिसंबर 1960 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 1959 को। जबकि जो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ वह सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले में नेहरू जी के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती का उद्घाटन किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जनपद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 25वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक जोड़ा गया समाजवादी, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और एक जोड़ा गया आपका अखंडता। तो 3 शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि 44वें संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इस अधिनियम या इस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया। जबकि जो 42वां संविधान संशोधन था वह दोस्तों आपका 1985 में हुआ और 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान शामिल है। जबकि जो 25वें संविधान संशोधन हुआ था वह 1971 में हुआ था और इसमें अनुच्छेद 31 गा जोड़ा गया। 1971 में अनुच्छेद 31 गा इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया और संपत्ति के अधिकार, यह जो मतलब संशोधन हुआ था उस संपत्ति के अधिकार के संबंधित कुछ प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन है ए राज्यसभा में, बी विधानसभा में, सी लोकसभा में, डी विधान परिषद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका लोकसभा में।
हमेशा, या हम कहें जो वित्त विधेयक होता है वो सर्वप्रथम आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों से आतंकी शिविरों को नष्ट करने का एक अभियान। बी ऑप्शन है नेवलों के बालों के गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। सी ऑप्शन है हाथियों के दांत की तस्करी पर नियंत्रण का अभियान। जबकि क्वेश्चन ऑप्शन डी है नक्सली हमलों को रोकने के लिए सशस्त्र अभियान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नेवलों के बालों के गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान ऑपरेशन क्लीन आर्ट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए जीसी मुर्मू, या हम कहें गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी है विनोद राय। ऑप्शन सी है राजीव महर्षि। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू, या हम कहें गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो कैग होता है, या हम कहें भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष या 65 वर्ष, अर्थात जो भी पहले हो, और इसकी नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 32वां, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। हमें ये देखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उनमें से निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बिल्कुल सही है क्योंकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और सी है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ये ऑप्शन आपका गलत है। तो 32 का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कपास का प्रमुख घटक है। तो पहला ऑप्शन है सेलुलोस। बी ऑप्शन है प्रोटीन। सी ऑप्शन है आपका टैनिन। और डी ऑप्शन है आपका थाइमिन। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोस। कपास का जो प्रमुख घटक है वह ऑप्शन नंबर ए है सेलुलोस। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है लाल एवं हरा। बी ऑप्शन है हरा एवं पीला। सी ऑप्शन है लाल एवं पीला। डी ऑप्शन है सभी रंगों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल एवं हरा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विंध्य कर्म की चट्टानों में। बी है गोंडवाना कर्म की चट्टानों में। सी है धारवाड़ कर्म की चट्टानों में। डी है उपयुक्त उसमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ कर्म की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो हमें ये देखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो नामक कृत्रिम झील है ये कहाँ स्थित है या किस परियोजना पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है चंबल परियोजना में। बी ऑप्शन है टिहरी बांध परियोजना में। सी ऑप्शन है रिहद बांध परियोजना में। और डी ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिहद बांध परियोजना में गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। जबकि चंबल परियोजना की अगर हम बात करें तो चंबल जो परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है
और रिहंद बांध परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी एक कृत्रिम झील है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि टिहरी बांध परियोजना भारत का सबसे ऊंचा, अगर हम बांध की बात करें तो टिहरी बांध है जो कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पे बना है। और हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में है और जो कि महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक है। पहला ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन, बी ऑप्शन है विक्रम सेठ, सी ऑप्शन है अरुंधति राय और डी ऑप्शन है आपका सलमान रश्दी। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी सलमान रश्दी। 38वां है क्वेश्चन है रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था। ऑप्शन नंबर ए कृषक के पास, बी जमींदार के पास, सी जनता के पास, इनमें से किसी के पास नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृषक के पास, अर्थात किसान के पास। जो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था थी, इस भूमि लगान व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें सरकार ने ज़मीन को किसानों को दे दी थी। और यह व्यवस्था जो थी रैयतवाड़ी जो भूमि व्यवस्था थी यह बम्बई, मद्रास, असम में लागू थी। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग यह व्यवस्था जो थी ब्रिटिश भारत में लगभग 51% क्षेत्र में लागू थी। 51% क्षेत्र में लागू थी ब्रिटिश भारत, अर्थात ऐसा भारत जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कैप्टन रीड के प्रयासों से तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। यह आपको याद रखना है कि रैयतवाड़ी जो भूमि व्यवस्था थी वह सर्वप्रथम किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा या कैप्टन रीड के प्रयासों से तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लखनऊ, बी है नई दिल्ली, सी है शिमला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिमला में। और जब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी तो उस समय यह संस्थान जो था वह पटना में था और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और 1956 में इसको ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित करके शिमला में इसको स्थानांतरित कर दिया था इस संस्थान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है आपका ब्राजीलिया में, सी ऑप्शन है मॉस्को में, डी ऑप्शन है आपका बीजिंग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजीलिया में। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो नीचे जो कथन दिए गए 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें यह देखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्य योगदान हेतु दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बिल्कुल ये कथन सही है। बी ऑप्शन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी है 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया, यह भी कथन बिल्कुल आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, यह ऑप्शन आपका गलत है। जबकि प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह मलयालम के लेखक जो थे वह शंकर कुरुप को दिया गया था। जबकि जो प्रथम अगर हम बात करें जो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वह हिंदी भाषा के जो उनकी कृति थी चितंबरा के लिए मिली थी और जबकि इनको ये पुरस्कार मिला था 1968 में। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उसकी जो धनराशि होती है वह 11 लाख रुपए की धनराशि होती है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 42वां निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही है।
अब एक साइड आपके क्या है मंडल दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके क्या है उनसे संबंधित विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सीधे है मौसम संबंधी घटनाएं, तो बिल्कुल सही है कि क्षोभ मंडल जो कि सभी मंडलों की अगर हम बात करें तो सबसे निचला मंडल होता है और इसी मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। दूसरा ऑप्शन है समता मंडल, और समता मंडल में ओजोन परत, ये भी बिल्कुल सही है कि क्योंकि समता मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। जबकि तीसरा है आयन मंडल। आयन मंडल में है पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, यह भी आपका सही है क्योंकि आयन मंडल में आयनिक गुणों की वजह से जो रेडियो तरंगे होती है वो यहीं इसी मंडल से परावर्तित होती है। और चौथा है आपका आयन मंडल और ध्रुव ज्योति, यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि ध्रुवीय जो प्रकाश होता है या ऑरोरा बोरालियस या इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वह इसी मंडल में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम नीचे कूट देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये सभी कथन बिल्कुल सही है। जो ये वायुमंडल जो ये परतें हैं, परतों या हम कहें वायुमंडल के बारे में हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसमें पूरी विस्तृत रूप से हमने इसके बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विनय पिटक में, बी है सुत्त पिटक में, सी है आपका अभिधम्म पिटक में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गौतम बुद्ध के जो दर्शन से संबंधित जो विषय थे वो किस में सम्मिलित किया गया है, किस में संकलित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के जो आध्यात्मिक या हम कहें उनके जो दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। जबकि जो विनय पिटक में गौतम बुद्ध के जो या हम कहें बौद्ध संघ के जो आचार विचार या नियमों को संकलित किया गया है। जबकि सुत्त पिटक में आपको याद रखना है कि सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे या संवादों को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। पहला ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बी ऑप्शन है चान हाओ चिंग, सी ऑप्शन है बचेंद्री पाल और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणिमा सिन्हा। जबकि जो बचेंद्री पाल है वह प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी सन 1984 में। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है कि 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा। ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है पेरिस में और ऑप्शन नंबर डी है आपका कतर में। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कतर में। अगला क्वेश्चन है 46वां नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि सुधार से, बी है भूमि सुधार से, सी है आपका बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से और डी है श्रम सुधार से। तो दोस्तों जो नरसिम्हन समिति थी उसका संबंध था बैंकिंग क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। लगभग आपको याद रखना है यह समिति जून 1991 में बनी थी जब भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट 1991 में आर्थिक संकट आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है यह देखना है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है। तो पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा नहीं है तो इसमें पहले ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, तो यह भी आपका गलत है। सी ऑप्शन है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5
अंश का कोण बनाती है, तो ये कथन आपका सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्ष पे या अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लुइस एडुआर्डो रेमोस, बी ऑप्शन है आपका जॉर्ज डी ओलिवेरा फ्रांसिस्को, सी ऑप्शन है आपका आंद्रे लुइस अल्मीडा, डी ऑप्शन है जेयर मेसियस बोल्सोनारो। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेयर मेसियस बोल्सोनारो, अर्थात ये ब्राज़ील के क्या थे, राष्ट्रपति है। तो 49 जो अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास पुसान, शंघाई, बीजिंग, वुहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुहान। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के आयोजन का सही क्रम कौन सा है? अर्थात हमें जो नीचे दिए गए हैं कथन जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्ष के प्रारंभ में सबसे पहला कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन, फिर आता है अमेरिकन ओपन। तो यही कथन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होती है फ्रेंच ओपन, फिर होती है विंबलडन, फिर होती है अंत में होती है अमेरिकन ओपन। तो इस प्रकार से हमने देखा जो डीएलएड का जो जीएस वाला पोर्शन था उसके हमने 50 क्वेश्चन सोल्व करे। और इसी प्रकार से अब हम देखेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 50 नंबर का जो आता है उसको भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपकी उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।